करोड़ों जब्त, चिदंबरम की गिरफ्तारी, ईडी की बंद कमरे में 10 घंटे पूछताछ। ईडी का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है और कोई छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पर हुआ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर हुआ। और तो और जहां कांग्रेस नेता फंसते नजर आए, वहीं ईडी ने अलग अलग जगह से करोड़ों जब्त किए हैं। सवाल है कि चिदंबरम क्या अब जेल जाएंगे और क्या कोर्ट में उन्हें फूट फूट कर रोने पर मजबूर होना पड़ेगा। सवाल यह भी कि कौन है वो बड़े चेहरे जिनके घर से करोड़ों मिले और खुला वो काला चिट्ठा जिससे हंगामा मचा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सबसे पहले बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम की होगी, फिर आपको उन चेहरों को भी दिखाएंगे जो करोड़ों और अरबों अपने घर छुपा कर बैठे थे, लेकिन ईडी ने उनका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। ईडी ने कहा है कि वो कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के खिलाफ धनशोधन के 2 मामलों एयरसेल मैक्सिस सौदे और आईएनएक्स मीडिया में तुरंत सुनवाई चाहता है और उसने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ अभियोजन के लिए आवश्यक मंजूरी अदालत के सामने रखती है, जिसमें अब बड़ा फैसला आ सकता है। ईडी ने एयरसेल मैक्सिस मामले में 2018 में और आईएनएक्स मीडिया मामले में 2020 में दिल्ली राउज एवेन्यू स्थित विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए अदालत में आरोप पत्र दायर किया था और अदालत ने 2021 में इन मामलों का अलग अलग संज्ञान लिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में निर्देश दिया था कि पीएमएलए के तहत आरोप पत्र में अभियोजन के लिए मंजूरी ठीक उसी तरह है जैसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के तहत आरोप पत्र दाखिल करते समय दी जाती है। पीएमएलए के तहत आरोपी बनाए गए कई आरोपियों ने इस फैसले के बाद कई कानूनी मंचों पर कार्रवाई को चुनौती दी थी, जिससे पी चिदंबरम के खिलाफ इन मामलों सहित मुकदमों में काफी देरी हो गई। लेकिन अब चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने एक बयान में कहा, इस तरह की देरी से निपटने और माननीय न्यायालय के फैसले का अनुपालन करने के लिए ईडी ने लोक सेवकों से जुड़ी इस प्रकार की सभी अभियोजन शिकायतों में मंजूरी का अनुरोध कर तुरंत कार्रवाई की मांग की है, ताकि इन बड़े चेहरों की सच्चाई सामने आ सके। चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर लगे आरोपों से इनकार वो करते रहे हैं। पी चिदंबरम को एयरसेल मैक्सिस मामले में आरोपी संख्या 6 के रूप में नामजद किया गया था, जबकि आईएनएक्स मीडिया सौदा मामले के आरोप पत्र में उन्हें आरोपी संख्या 1 के रूप में नामजद किया गया है। ये केस एयरसेल मैक्सिस डील से जुड़ा है। आरोप है कि साल 2006 में करीब $800 मिलियन लगभग 3,566 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश यानी एफटीआई को मंजूरी देने में नियमों का पालन नहीं किया गया। नियम के मुताबिक 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश को मंजूरी देने का अधिकार कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी सीसीईए के पास था, लेकिन जांच एजेंसियों का आरोप है कि उस समय वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम ने खुद ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे डाली। ईडी का कहना है कि इस मंजूरी के बदले किड प्रो को यानी फायदा पहुंचाने के बदले फायदा लेने का मामला सामने आया। जांच में दावा किया गया है कि 1 करोड़ 16 लाख रुपए की रकम कार्ति चिदंबरम की कंपनियों एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और चेस मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को मिली। एजेंसी का आरोप है कि इन कंपनियों के पैसों का इस्तेमाल पी चिदंबरम के लिए किया गया। पिता पुत्र के बीच पैसों के लेन देन की बात भी सामने आने का दावा है। ईडी ने 2017 में 1 करोड़ 16 लाख रुपए की कथित अवैध कमाई को अटैच किया था। 2018 में पीएमएलए के तहत चार्जशीट भी दाखिल की गई। 27 नवंबर 2021 को कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का संज्ञान लिया था। 6 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। फैसले में कहा, पूर्व या मौजूदा सरकारी अधिकारियों पर केस चले, लेकिन सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अभियोजन की मंजूरी लें। फैसले के बाद ईडी ने पी चिदंबरम के खिलाफ भी मंजूरी मांगी। अब मंजूरी मिलने के बाद इसे कोर्ट में पेश कर दिया गया। ईडी का कहना है कि मंजूरी मिलने के बाद ट्रायल में जो कानूनी अड़चनें थी वो दूर हो जाएंगी और केस की सुनवाई तेज होगी। चलिए, ये तो बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की हमने की, लेकिन अब बात एक और बड़े चेहरे की जिसने ऐसा खेल खेला कि ईडी ने जकड़ा और पूरा कच्चा चिट्ठा खुल गया। कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव का नाम प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में शामिल होने के बाद सोने की तस्करी का एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ और यह मामला सुर्खियों में इस वक्त है।
एजेंसी के मुताबिक ये गिरोह एक साल में भारत में अवैध रूप से भारी मात्रा में सोना लाने में सफल हुआ और घरेलू बाजार में उसकी सप्लाई कर करोड़ों रुपए बनाए। ये खुलासा न केवल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी बड़े सवाल खड़े करता है। ईडी की चार्जशीट बताती है कि यह नेटवर्क एक संगठित और पेशेवर तरीके से संचालित होता था। गिरोह ने लगभग 127 किलोग्राम सोना एक साल के भीतर भारत में तस्करी किया। यह सोना विदेशी बाजार से लेकर हैंडलर्स, ज्वेलर्स और सप्लायर्स के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में बेच दिया जाता था। इस कारोबार की कीमत लगभग 102 करोड़ रुपए आंकी गई है, जो इस ब्रैकेट की गहराई और प्रभाव को दर्शाती है। इस नेटवर्क में कई लोग शामिल थे और इनके नाम ईडी द्वारा दाखिल की गई प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में सामने आया। रानिया राव के साथ उनके कथित सहयोगी तरुण कोडुरू भी इसी मामले में संदिग्ध पाए गए। इसके अलावा बेल्लारी के सोने के कारोबारी साहिल सकारिया जैन का भी नाम इस केस में दर्ज है। पूरी चार्जशीट बेंगलुरु स्थित विशेष पीएमएलए कोर्ट में दाखिल की गई, जिससे इस प्रकरण की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कैसे पकड़ी गई रानिया राव? मामला तब सामने आया जब रानिया राव को पिछले साल कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर सोने की तस्करी के दौरान पकड़ा गया था। वो कुल 14.2 किलोग्राम सोना लेकर यात्रा कर रही थी। कुछ सोना वो पहनकर चल रही थी, जबकि बाकी कपड़ों में छिपाया हुआ था। अधिकारियों को तब संदेह हुआ जब मात्र 15 दिनों के अंदर उनकी चौथी दुबई यात्रा पाई गई। गिरफ्तारी उस समय हुई जब वो एग्जिट गेट से कुछ ही फीट की दूरी पर थी। ये गिरफ्तारी इस पूरे स्मगलिंग रैकेट का पहला बड़ा खुलासा थी और अब ईडी कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तारी के बाद ईडी रानिया राव के आवास पहुंची। ईडी ने तलाशी अभियान चलाया। यहां से 2.06 करोड़ रुपए के सोने के गहने, 2 करोड़ 67 लाख रुपए नगद बरामद हुए। जांच में सामने आया कि रानिया इस नेटवर्क को फैलाती थी, विदेश से सोना लाने के बदले कमीशन लेती थी। जांच बताती है कि रानिया की भूमिका केवल कैरियर की नहीं बल्कि नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण कड़ी की थी। ईडी के मुताबिक रानिया राव को प्रति किलोग्राम सोना तस्करी करने पर 4 से 5 लाख रुपए तक का कमीशन मिलता था। इस तरह कुछ ही यात्राओं में वो कई लाख रुपए कमा लेती थी। दुबई और बेंगलुरु के बीच ये तस्करी रूट लंबे समय से सक्रिय रहा और रानिया की लगातार यात्राओं ने इस पूरे नेटवर्क को उजागर कर दिया। फिलहाल अब बात एक और ऐसे ही मामले की करेंगे, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने PACL लिमिटेड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त किया है। हालांकि ये कुछ दिन पहले की कार्रवाई है, लेकिन इस मामले में एक बार फिर छापेमारी हुई है। ईडी ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की। मामले की जांच अभी भी जारी है। 10,021 करोड़ 46 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति को जब्त किया गया। 247 संपत्तियां एसएस नगर, रूपनगर, जीकरपुर और मोहाली में स्थित हैं। जांच एजेंसी अब तक इस मामले में करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर चुकी है। जांच एजेंसी ने साल 2014 में सीबीआई में दर्ज एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया था। उसके बाद जांच शुरू की गई थी। इस दौरान पता चला कि PACL ने कृषि भूमि की बिक्री और विकास की आड़ में देश भर में लाखों निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की। जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने खेती की जमीन की बिक्री और डेवलपमेंट के बहाने पूरे भारत में लाखों निवेशकों से धोखे से हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा धन जुटाकर एक बड़ी गैर कानूनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट योजना चलाई। इस योजना में निवेशकों को कैश डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान के तहत निवेश करने के लिए लुभाया गया। निवेशकों से एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गुमराह करने वाले डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाए गए। जांच के दौरान पता चला कि ज्यादातर मामलों में जमीन कभी दी नहीं गई। निवेशकों के करीब 48,000 करोड़ रुपए अभी भी बकाए हैं। इस योजना में धोखाधड़ी को छिपाने और अवैध लाभ अर्जित करने के लिए फर्जी संस्थानों का इस्तेमाल किया गया। तत्कालीन समूह प्रमुख निर्मल सिंह भंगू की मौत हालांकि अब हो गई है। गबन की गई धनराशि को विभिन्न संबंधित और असंबंधित संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया। यह रकम भंगू के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों और PACL की संबंधित संस्थाओं के बैंक खातों में जमा किया गया था, जिसका खुलासा हुआ है। बाद में इस धनराशि का उपयोग उनके नाम पर अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया और करोड़ों अर्जित किए जाते थे। फिलहाल ईडी ने जिस तरीके से इन बड़े चेहरों पर कार्रवाई की है, लगता नहीं है कि ईडी अभी खामोश बैठने वाली है और इससे जुड़ी हर खबर कैपिटल टीवी आप तक जरूर पहुंचाएगा।
आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।